Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो एवरीवन। आज हम साइंस 2 स्टार्ट करेंगे। तो साइंस 2 में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ओके। सो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी मीन्स व्हाट? हेरिडिटी का मतलब है ये जो जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है जो हमें वन जनरेशन से अदर मिलता है, ओके। जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ अ फिजिकल और अ मेंटल। आप देखते हो अगर आप एक फैमिली मेम्बर से बिलोंग कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली सभी के जो चेहरे घर के थोड़े कॉमन एक जैसे लगते हैं कि लगता है कि हाँ ये सब एक फैमिली मेम्बर से बिलोंग करते हैं। तो या तो हम उनके कुछ आदतें हमारे में आ जाती है या तो फिर उनके फिजिकल अपीयरेंस। तो हेरिडिटी का मतलब है जेनेटिक एंड फिजिकल जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक। हेरिडिटी मतलब आया है आपको समझ में ना? व्हाट इज इवॉल्यूशन? व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन का मीन्स होता है मोस्टली चेंजेस। ध्यान रखना, चेंजेस मतलब लाइक आप अगर पहले के मैन्स को देख लो। पहले के मैन के हाथ लंबे होती थी, ओके, पीछे टेल होता था। तो धीरे 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 क्या हुआ? चेंजेस आया, दैट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स चेंजेस। हेरिडिटी मीन्स जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल अपीयरेंस और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये चीज़ें का मतलब समझ में आया। अब हम इस लेसन में क्या क्या पढ़ने वाले? हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस पढ़ने वाले हैं, इवोल्यूशंस पढ़ने वाले हैं, डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शंस, स्पीसीशियन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन। आपने ये डीएनए फॉर्म लास्ट ईयर भी पढ़ा है। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, कैसे कैसे एविडेंस मिले, लमाकिज्म एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। नो कैन यू रिकॉल? ये सब क्वेश्चंस आपके 9th स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ द सेल्यूलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स? तो कौन से कंपोनेंट से हमारे सेलुलर न्यूक्लियस में वो कैरी करते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स? तो कौन कौन से हैं? सो द क्रोमोसोम जो न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर ऑफ द सेल आर द कंपोनेंट दैट कैरी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कौन से कंपोनेंट है? न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन, ओके। न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ओके। ये किस में होता है? ओके, ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। दिस आर द कंपोनेंट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। ये कैरी करता है। वॉट डू वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी? क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया हेरिडिटी। क्या कहते हैं हम? हेरिडिटी। हाँ, ये जो प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। प्रोजेनी मीन्स अस। इसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। दिस मच इज क्लियर। विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल? क्या डीएनए? डीएनए का मतलब क्या है? कंपोनेंट्स क्या क्या है? डीएनए किससे बनता है? 2 हेलिकल स्ट्रैंड से। किससे? 2 हेलिकल स्ट्रैंड से। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ओके। डीएनए बनता है 2 हेलिकल स्ट्रैंड से। उसमें क्या होता है? डी ऑक्सीराइबोस, ओके। डी ऑक्सीराइबोस शुगर, हाँ, phosphoric acid, and pairs of nitrogenous bases. So this much is clear. Again I am repeating this. कौन से कंपोनेंट्स है सेलुलर न्यूक्लियस में ऑफ लिविंग में? न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। ये कंपोनेंट है किसका? सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटरी। मतलब हमारे जो कैरेक्टर्स हमें जो जनरेशन मिलते आ रहे वो कौन कैरी करता है? न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। दूसरा, what do we call the process of transfer of physical and mental characters from parents to the progeny? क्या कहते हैं? आपको जो फिजिकल अपीयरेंसेस या आपको जो आदतें मिली है आपके पेरेंट्स से वो कौन कैरी, उसको क्या बोलते हैं हम? हेरिडिटी। क्या कहते हैं हम? हेरिडिटी। नाउ विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल? डीएनए 2 हेलिकल स्ट्रैंड से बनता है। उसमें जो कंपोनेंट्स है उसमें क्या होते हैं? मतलब वो क्या है?
deoxyribose sugar, phosphoric acids, and pairs of nitrogenous bases. Okay, this much is clear. Now, heredity and hereditary changes. You know that heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via genes. हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफ़र है किसका? बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स का, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे, और कौन करता है वो? जीन्स. ओके. जोहान ग्रेगोर मेंडल इज़ अ पाइनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स. ही इज़ द पाइनियर, मतलब इन्होंने बहुत कुछ इसमें किया है. अराउंड द पीरियड ऑफ 1886 it took a long time for him to understand the conclusion of his research about heredity. So around the period of 1886 उन्हें बहुत समय लग गया ये पता लगाने, कंक्लूशन पे आने के लिए कि हेरिडिटी कैसे होता है. In 1901 the reason behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Hugo de Vries. Okay, Hugo de Vries. फिर 1901 में इसका रीज़न मालूम पड़ा, जो सडन चेंजेस होता है वो क्यों होता है? ड्यू टू म्यूटेशनल थियरी. ये किसने किया था थियरी? ह्यूगो डी व्राइस ने. मीनवाइल इन 1902 वॉल्टर एंड सुथॉन ऑब्जर्व द पेयर क्रोमोसोम इन द सेल्स ऑफ ग्रासहोपर. अब 1902 में वॉल्टर एंड सुथॉन को क्या मिला? उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? क्रोमोसोम ऑब्जर्व किया, वो पेयर्स में. ओके, किसके सेल में? ग्रासहॉपर के. अनटिल देन इट वॉज नॉट नोन टू एनीवन. उसके पहले तक किसी को भी ऐसे नहीं पता कि ऐसे कुछ क्रोमोसोम्स के पेयर्स भी होते हैं. ओके. Research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried via chromosomes. तो जैसे प्रूव हुआ कि जीन्स जो है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होती है, वो कौन कैरी करता है? क्रोमोसोम्स. हाँ, ये समझने में हेल्प मिला. रिसर्च स्टार्टेड, और लोगों ने उस डायरेक्शन में रिसर्च स्टार्ट किया. थ्रू विच 1944 trio of scientists, 3 scientists, Ostwald Avery, Michaelin McCarthy, and Colin MacLeod, proved that except viruses, all living organisms have DNA as genetic material. तो ये 3 साइंटिस्ट इन 1944 में इन्होंने एक चीज़ बताई. वो 3 साइंटिस्ट थे, ऑस्टवेल एवरी, मैकलिन मैककार्थी, कॉलिन मैकलिन. दे हैव प्रूव्ड कि जो वायरसेस है उनको छोड़ के जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वायरसेस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट उनको छोड़ के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है? डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. ओके. नाउ इन 1961 द फ्रेंच जेनेटिस्ट फ्रांकोis जैकब एंड जैक मोनार्ड proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells. इन्होंने प्रपोज किया, वो मॉडल बनाया. इट हेल्प्ड टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए. तो इसने क्या अनकवर किया? जो कोड्स हमारे डीएनए में, हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, उस कोड्स को अनकवर करने में, ओपन करने में हेल्प किया. देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एमर्ज. इसके बाद जो टेक्निक था क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये एमर्ज हुआ. विच हैज़ ए वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो ये भी तरीके का एक डिग्री है. ओके, इसका बहुत स्कोप होता है. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एमर्ज, इसका बहुत स्कोप है कहाँ? इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट and preventions of hereditary disorders, productions of hybrid varieties of animals and plants, and in industrial processes in which microbes are used. तो अब ये साइंस ऑफ हेरिडिटी किस तरह यूजफुल है? डायग्नोसिस में, कोई बीमारी का पता लगाने में, उसके ट्रीटमेंट में, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को. जैसे लाइक आपके घर में एक हिस्ट्री चली आ रही है हार्ट अटैक की या शुगर की. सिंपल, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें किससे मालूम पड़ता है? साइंस के हेरिडिटी स्टडी से. ओके. एंड इवन हम नए हाइब्रिड्स प्लांट या एनिमल्स कैसे बना सकते हैं,
इवन माइक्रोब जो हम लोग अभी इंडस्ट्री में जो वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों में काम करते हैं, माइक्रोब्स का यूज़ होता है, तो वो सब चीज़ों में भी ये हेल्पफुल है। इतना पार्ट क्लियर आप लोगों को? नाउ विल गो टू ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. ओके, transcription, translation and translocation. Sketch and explain the structure of DNA and various types of RNA. आपको sketch करने बोला है. ओके, ये आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट पेज में है हमारे पास. देन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड गिव नेम ऑफ सम डिसऑर्डर्स. आपको बोला गया है कि आपको एक्सप्लेन करने की कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता क्या है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स. ओके, नाउ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर कॉज बाय, किससे होता है? अबनॉर्मलिटी से. किसके अबनॉर्मलिटी से? जो हमारे क्रोमोजोम से, हाँ, जब म्यूट करते हैं जीन्स में तो उसके अबनॉर्मलिटी से क्या होता है? डिसऑर्डर्स होता है. ओके, सम इम्पॉर्टेंट कॉजेस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या क्या है? आर एज फॉलोज. इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम. या तो क्रोमोजोम बढ़ जाएंगे या तो कम हो जाएंगे, ये न्यूमेरिकल चेंजेस होते हैं. देन डिलीशन ऑफ एनी पार्ट, जैसे क्रोमोसोम से पेयर्स में इसमें समझो एक नहीं रह गया तो ये डिलीशन हो गया, तो इससे भी हो जाएगा. हम पढ़ेंगे आगे गाइस. ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम प्रॉपर नहीं हुआ तब होगा. सडन चेंज ऑफ म्यूटेशन ऑकरिंग इन नॉर्मल जीन. सडन कुछ अचानक से चेंज हो रहा है, किसी भी कारण से हो सकता है. ओके, टर्निंग इनटू डिफेक्टिव जीन्स. म्यूटेशन इन मोर देन वन जीन एट द सेम टाइम कॉजिंग पॉलीजेनिक डिसऑर्डर. अब एग्जाम्पल्स क्या है? डाउन सिंड्रोम से एक एग्जाम्पल, टर्नर सिंड्रोम से, क्लेनफर्टस सिंड्रोम से. अब मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होंगे? कॉज ड्यू टू म्यूटेशंस. डिसीजेस होंगे, हचिसन डिसीज होते हैं, टे सैक्स डिसीजेस हो सकता है, गैलेटोसेमिया डिजीज हो सकते हैं, फिनाइलिक नूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्बिनिज्म, हेमियो एंड नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी डिसीज होते हैं. एंड पॉलीजेनिक क्या है? क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, कंस्ट्रिक्टेड स्टमक, स्टमक छोटे से होंगे, स्पाइना बिफिडा, डिफेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एक्सेट्रा आर पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स. डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर्स, हार्ट डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ओबेसिटी, ये भी जो है पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स है. ठीक है, ये सब हमें डिसऑर्डर से बीमारियां हो सकती है. Now, with the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell. किसके हेल्प से? RNA के हेल्प से. जो जीन्स हमारे DNA में प्रेजेंट्स है वो क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं फंक्शनिंग, सेल के फंक्शनिंग में. एंड देयर बाय दे कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. और वहाँ से ही ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी को. Information about protein synthesis is stored in the DNA and synthesis of appropriate proteins as per requirement is necessary for body. जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का सिंथेसिस का वो स्टोर होता है डीएनए में. ओके, एंड सिंथेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोटीन, जितना जो चीज़ जो प्रोटीन चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट, जितना हमारे बॉडी को चाहिए वो वैसे कैरी करता है. These proteins are synthesized by DNA through RNA. ये जो प्रोटीन्स है ये कौन सिंथेसाइज करता है? DNA. किसके थ्रू? RNA के थ्रू. और इसी को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए सेंट्रल डॉग्मा. सेंट्रल डॉग्मा का डेफिनेशन है. ओके, ये क्या डेफिनेशन है? Information about protein synthesis stored in DNA and synthesis of appropriate proteins as per requirement necessary for body. These proteins are synthesized by DNA through RNA. This is called as a central dogma. ओके, इतना पार्ट क्लियर आप लोगों को? सेंट्रल डॉग्मा का मतलब क्या है? अब डीएनए प्रोटीन सिंथेसाइज किससे होता है? डीएनए से. और वो कौन थ्रू, किसके थ्रू होता है? आरएनए के थ्रू. mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA. mRNA कैसे प्रोड्यूस होगा? जो सीक्वेंस बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के डीएनए के थ्रू. ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज इन दिस प्रोसेस. दो स्ट्रैंड जो होते हैं हमारे डीएनए के उसमें से कोई एक ही स्ट्रैंड यूज होता है ये प्रोसेस में. द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA being produced is always complementary. द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स किस में? इन mRNA
being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis. Beside, there is a uracil in RNA instead of thymine of DNA. क्या है RNA में यूरासिल है, किसके बदले? इंस्टेड ऑफ थाइमिन इन DNA. These process of RNA synthesis called a ट्रांसक्रिप्शन. अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. ओके, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? mRNA is produced as per the sequence of nucleotides in DNA. Only one of the two strand, कोई भी एक स्टैंड, टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, दो स्ट्रैंड में से कोई भी दो स्ट्रैंड, वन ऑफ टू स्ट्रैंड is used in this process. The sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary. The sequence जो बनता है वो हमेशा complementary होता है DNA में, and ये यूज़ होता है synthesis के लिए. Beside there is, क्या बोला गया? क्या है? यूरासिल है RNA में इंस्टेड ऑफ थाइमिन ऑफ DNA. और इसी प्रोसेस को, RNA सिंथेसिस को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन. ओके, आज हम पेज 1 ही करेंगे, कल हम पेज 2 स्टार्ट करेंगे. ओके, टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टूडेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.